अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो या फिर आप अपना जीमेल अकाउंट कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये रिसीव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीएड कोड 8606 सिटीजनशिप एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की। गुजारिश ये है कि आप अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी मुआशरे में टीचर का और स्कूल का क्या किरदार है बयान कीजिए। अब ये जो टीचर का किरदार है वही स्कूल का भी किरदार है, ठीक है। ये जो 7 पॉइंट है टीचर के वही स्कूल के भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, टीचर का मकसद ये होता है कि बच्चे को इस काबिल बनाए कि बच्चा बड़ा होकर अपनी इन इकोनॉमी को ग्रो कर सके, मुआशी एतबार से अपने वालिदैन की और अपनी मदद कर सके। स्कूल का मकसद ये होता है कि जो मुल्क की सरमायाकारी है उसमें इजाफा किया जाए। नंबर 2 है डिसिप्लिन। स्कूल का मकसद ये होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, मुआशरे में डिसिप्लिन कायम हो, कानून की पासदारी हो। और जो टीचर का किरदार है वो भी यही होता है कि क्लासरूम में बच्चों को कानून का पासदार बनाया जाए। टॉलरेंस पैदा किया जाए तालिब इल्मों में। मुआशरे में जब वही बच्चे बाहर चले जाएँ तो स्कूल का मकसद ये होता है कि उन बच्चों को डिसिप्लिन या फिर टॉलरेंस आ जाए, बर्दाश्त आ जाए। सॉल्यूशन फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आने वाले मसाइल हैं उनका हल तलाश करना या फिर हल तलाश कराना टीचर का और स्कूल का मकसद होता है। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कराना ये भी स्कूल का और टीचर का मकसद है। आइडेंटिटी, बच्चे को अपनी शनाख्त कराना, आप कौन है, क्यों है, ठीक है। ये भी टीचर का और फिर स्कूल का किरदार है, स्कूल की ज़िम्मेदारी है। और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो बेहतर बनाना ये भी किसकी ज़िम्मेदारी है, टीचर की और स्कूल की। तो क्वेश्चन 7 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन 8 है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव मौसर तदरीसी निज़ाम क्या है, मौसर टीचर कौन है, और कम्युनिकेशन यानी बातचीत मवासलात का क्या किरदार है टीचिंग को मौसर बनाने में। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग की जो खसूसियात है, मौसर तदरीसी निज़ाम की जो खसूसियात है, सबसे पहली है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। जब यानी बच्चा पढ़ रहा हो तो वो ऐसा ना फील करे कि बस वो बोर हो रहा है। एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है, कुछ पजल्स कराएं ताकि बच्चा बोर ना हो और ह्यूमर, मज़ा शौक शुगल में सीख जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो गवारों की तरह बिहेव ना करे, यानी क्योंकि जदीद दौर है तो इसमें एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। जदीद दौर है, इसमें मार बिल्कुल नहीं है और प्यार ही प्यार है, लाड है, तो बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए, मुस्बत रवैया होना चाहिए। अगर बच्चे शरारतें भी करें तो आपने थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। हाई एक्सपेक्टेशंस, अब टीचर से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, इसी तरह बच्चे को भी चाहिए कि जब टीचर उनसे तवक्कुआत रखे तो वह तवक्कुआत बच्चा पूरी करे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बच्चा रेगुलर स्कूल आए और टीचर भी रेगुलर क्लासों में जाए और पढ़ाए। फेयरनेस होनी चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो तमाम बच्चों के साथ मसावियाना सलूक रखे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी लाजमी नहीं है कि हर बार बच्चा गलती करे तो उसको डंडे से पीटा जाए, बल्कि कभी कभी प्यार से बैठकर समझा भी देना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का क्या किरदार है, मुवासलात का क्या किरदार है, मुकालमे बातचीत का क्या किरदार है, वो देखिए। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। अब पहले कम्युनिकेशन का मतलब होता है इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़, मालूमात या फिर ख़बरों का तबादला, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये तबादला आप एक एक बच्चे से मिलकर फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप बैठ कर क्वेश्चन पेपर आप बच्चों को दे सकते हैं और कह सकते हैं उनको फिल करें, मुख्तलिफ़ तरह के सवालात उसमें लिख कर, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या है, तहरीक क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन क्या है, स्टूडेंट को जो मोटिवेशन मिलती है उसको तफसील से साथ बयान कीजिए। ये मैं ज़रा आपको ऐसे ही बयान कर देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। जो मोटिवेशन लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मूवर से निकला है, जिसका मतलब है मूव करना, हरकत करना। अब तालीमी मैदान में वो कौन कौन सी चीज़ें जो बच्चे को मूव कराती हैं, मोटिवेशन देती हैं, आगे बढ़ने का जज्बा में पैदा करती हैं, ये हमने बयान करनी है, ठीक है। अब मोटिवेशन की 2 टाइप है, एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब यह है कि बच्चा अपने इर्द गिर्द माहौल को देखता है, यानी एक बच्चे को टीचर ने अच्छे नंबर लेने पर स्टार दिया है तो दूसरे बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि मुझे भी ये स्टार मिले। तो बाहर से चीज़ों को देखकर बच्चे के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है आगे बढ़ने का, काम करने का, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। दूसरी होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब यह है कि बच्चे के जहन में, दिल में एक लालच आए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर ये मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। यानी अंदर से जब बच्चे की आवाज़ आएगी ना, ठीक है,
तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और अगर बैरूनी दुनिया को देखकर बच्चा मुतासर होगा तो फिर उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मिसाल हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा खुशी खुशी मज़े से अपना काम करता है, यानी कोई काम करते हुए उसे मज़ा आता है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में उसको मज़ा नहीं आता, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है स्टार लेने की, ठीक है, तो वो इसलिए वो काम करता है, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अब एक पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, यानी वो मोटिवेशन जो आपको मुस्बत काम करने के लिए तहरीक देती है, जज्बा पैदा करती है आपके अंदर, वो पॉजिटिव मोटिवेशन। और वो काम जो आपको मनफी कामों की तरफ, वो मोटिवेशन जो आपको मनफी कामों की तरफ ले जाए, उसको नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। थीरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन की थीरी में बिहेवियरल अप्रोच है, यानी कहते हैं कि जो बच्चा अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखता है, देखकर अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई करता है, तो इनको कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चे को तारीफ़ की जाती है, उसको शाबाश दी जाती है, तो ये रवैया देखकर एक दूसरे बच्चे के दिल में ख्याल आता है कि यार मुझे भी तारीफ़ मिले, मेरी भी शाबाशी मिले। तो फिर जब बच्चा वो काम करता है तो उसको बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। एक बच्चे ने काम नहीं किया, उसको टीचर ने थप्पड़ मारा है, तो दूसरा बच्चा देख रहा है, अब उसके अंदर ये डर पैदा हुआ है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो टीचर का यही बिहेवियर होगा, उसको बच्चे को मार पड़ी तो मुझे भी मार पड़ेगी। तो बच्चा अब वो गलत काम करना छोड़ देगा, वो सही काम करेगा, सबक याद करेगा। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसमें कहते हैं कि दो तरह के अप्रोचेज़ हैं। इसमें बेसिक इस बात पर जोर दिया जाता है कि सबसे पहले बंदा अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की, लिबास की, ये ज़रूरियात पूरी करता है। ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, तहरीक पैदा होती है कि वो हाथ पाँव मारे कोई काम करे। जबकि बिहेवियरल अप्रोच में ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं कि जो चीज़ बच्चे को दिलचस्प लगेगी बच्चा वो काम करेगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जो चीज़ बच्चे को दिलचस्प लगेगी वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो सबसे पहले अपने खाने पीने और लिबास के हवाले से जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करेगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज़ में आगे दो अप्रोचेज़ हैं, एक है मास्लो की हायरार्की और दूसरी है रॉजर्स मोटिवेशन थ्योरी। मास्लो कहता है कि सबसे पहले बच्चे की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं खाने पीने और लिबास की, जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर बच्चे या फिर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, ये मोटिवेशन पैदा होती है कि अब वो अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाए, बॉडी गार्ड रखे। अब वो किसी से प्यार मोहब्बत करे क्योंकि उसने शादी करनी है और नस्ल बढ़ानी है। अब वो अपनी ज़ाहिरी शान और शौकत बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो गाड़ी ले, बंगला ले, ठीक है। तो ये जो है ना मास्लो ने थ्योरी दी थी कि पहले बंदा अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, फिर उसके बाद बुनियादी के बाद जो आम आसाइशात आ जाती हैं वो उनकी तरफ बढ़ जाता है। अब जबकि रॉजर कहता है पीपल शुड लिसन टू देयर इनर वॉइसेस और इननेट कैपेसिटी टू जज व्हाट वाज गुड फॉर देमसेल्फ रादर दैन रिलाइंग ऑन फीडबैक फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। रॉजर कहता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये दूसरों से आप ना जाने बल्कि अपने दिल से पूछें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप वो काम कर लें, जो चीज़ आपको बुरी लगे आप वो काम छोड़ दें। अब मास्लो ने कहा था ना कि पहले लिबास, कपड़ा और घर, जबकि रॉजर कहता है कि आप अपने दिल से पूछें आपको पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, बॉडी गार्ड की ज़रूरत है या फिर आपको गाड़ी की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की आपको पहले ज़रूरत पड़ती है आप का दिल कहता है कि पहले आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आप वो चीज़ हासिल करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी पहले हो, आपके पास लिबास ना हो, तो ठीक है आप नंगे फिरें और गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इन दोनों ने दी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड पाकिस्तानी सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, जो टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है वो तब्दीली क्या है, क्यों हो रही है, किस वजह से तब्दीली हो रही है, और इस टेक्नोलॉजी की तब्दीली का पाकिस्तानी माशरे पर और क्लासरूम को मैनेज करने में जो असर होता है वो बयान कीजिए। सबसे पहले देखिए सोर्स क्या होता है। सोर्स इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग फ्रॉम विच समथिंग इज़ ऑब्टेन। ज़रिया या फिर सोर्स एक बंदा, जगह या चीज़ है जिससे कोई दूसरी चीज़ अखज़ की जाती है। अब टेक्नोलॉजी में जो तब्दीली आ रही है वो किन बुनियादी वजूहात की वजह से तब्दीली आ रही है। देखिए सबसे पहले कहता है रिसर्च की वजह से टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है। जितनी ज़्यादा रिसर्च उतनी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। अब रिसर्च की यहाँ पर दो अक़साम बयान की गई है। एक है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च से मुराद है कि आपने सिर्फ नई नई मालूमात हासिल करनी है, उनको प्रैक्टिकल नहीं करना, प्रैक्टिकल करके कोई नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं करनी। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें आपने जितनी भी मालूमात हासिल किया उसको आप प्रैक्टिकली लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, नए नए गैजेट्स बनाएंगे। तो ये बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में फ़र्क है। दूसरा है कि लर्निंग बाय डूइंग। जो बंदा कोई काम सीखता है, कोई चीज़ सीखता है, जब उसको प्रैक्टिकल करता है तो प्रैक्टिकल के नतीजे में एक नई से नई चीज़ पैदा होती जाती है।
ठीक है। यानी पहले अगर एक जहाज़ था, फिर हेलीकॉप्टर आया, फिर बोइंग 332 आया, तो इस तरह नई नई चीज़ आती रहती है। यानी आप एक तजर्बा करते हो, उस तजर्बे से दूसरे तजर्बे की राह हमवार होती है, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। तो जब ये नए नए तजर्बा करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में तब्दीली आती है। और तीसरी जो सोर्स है टेक्नोलॉजिकल चेंज का, वह स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब होता है कि आपने मालूमात को एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल करना। यानी आप तक जो भी तक मालूमात पहुँची हैं जहाज़ बनाने के हवाले से, ये अब हम अगर 50 साल बाद जो नस्ल आएगी, जब ये मालूमात उनको जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है जो वो नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, अपना कुछ जहन लगाएंगे, हमारे वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी में बेसिकली चेंज है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के 3 ज़रिए हैं। गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है और रोज़ा भी शदीद लग रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब टेक्नोलॉजी के क्लासरूम को मैनेज करने और पाकिस्तानी सोसाइटी पर क्या असरात हैं, वो देखिए। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, जब टेक्नोलॉजी होगी तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका, वो बेहतर हो जाएगा। प्रोजेक्टर लगे हुए होंगे, क्लासरूम में लगे होंगे टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, तो आपको पढ़ने पढ़ाने में, बातचीत करने में ज़रा आसानी होगी। माइक्रोफोन्स के थ्रू जब आप बातचीत करेंगे, आपको ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइक्रोफोन लगा लेंगे, ठीक है, माइक लगा लेंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी। इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, अब सोसाइटी की बात की जाए या क्लासरूम की बात की जाए, तो बच्चों का रहन सहन, उठना बैठना और माशरे का रहन सहन, उठना बैठना बेहतर हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से। ट्रैक ऑफ स्किल्स शॉर्टेज, जो महारत में आपकी कमी है, जो आपकी कमियां हैं, आप उन कमियों को जांचने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सनअतकारी में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी माशरे को बेहतर बना सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एंड वार, ये जितनी भी आजकल जंगें छिड़ रही हैं या जो जंगें हुई हैं माजी में, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई हैं। बदबख्त हमने एटम बनाया तो दुनिया को नुकसान, अभी हमने सोशल मीडिया गैजेट्स बना दिए तो अभी भी नुकसान, ठीक है। अब ये जो तीसरी जंग हो रही है, ये सोशल मीडिया की जंग है ना, तो जो जिस तरह हम चाहते हैं वैसे ही हो रहा है, कोई बम फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों की जहन साजी हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का भी बड़ा पाकिस्तानी सोसाइटी पर और पाकिस्तानी क्लासरूम्स में और दुनिया भर में इसका असर हो रहा है। और एनवायरनमेंट पर भी टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अगर आप पॉजिटिव टेक्नोलॉजी बनाएंगे, पॉजिटिव वे में इनको इस्तेमाल करेंगे तो मुस्बत असर, नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव असर। यानी आप बंदूक बनाएंगे तो नुकसान, आप अगर कोई साइंटिफिक लैब बना देंगे जिसके तहत आप कैंसर का इलाज कर लें, जिसके तहत आप एड्स वगैरह या बीमारी वगैरह का इलाज कर लें, तो ये माहौल पर अच्छा खुशगवार असर है। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ें बनाएंगे तो नेगेटिव असर होगा। तो इस तरह हमारी ये बुक अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, जिसका कोड था 8606। उम्मीद यही है कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह ये बुक और ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। गुजारिश ये है कि जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, राय ज़रूर दीजिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।